दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन असल में हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और पूरे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मामला है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए बिल। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये बिल है क्या। दरअसल सरकार एक नया सिस्टम लाना चाहती है जिससे पूरे देश की उच्च शिक्षा यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थाओं को एक ही ढांचे के अंदर लाया जा सके। अभी क्या है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और हर काम के लिए आपको अलग अलग दफ्तर जाना पड़े, एक जगह फॉर्म, दूसरी जगह टेस्ट और तीसरी जगह अप्रूवल, तो कितना झंझट होगा। सरकार कह रही है कि इसी झंझट को हमें खत्म करना है और इसीलिए इसे आसान और एकजुट बनाया जाए। इसी के लिए वीबीएसए बिल लाया गया है। इस नए सिस्टम में 3 बड़ी काउंसिल होंगी। पहली नियम बनाने वाली यानी कि रेगुलेशन, दूसरी मानक तय करने वाली यानी स्टैंडर्ड और तीसरी मान्यता देने वाली यानी एक्रीडेशन। यानी अब लगभग पूरा कंट्रोल एक ही छत के नीचे आ जाएगा। और अब यहीं से विवाद भी शुरू होता है। विपक्ष और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं ये सुधार कम और कंट्रोल ज्यादा है। उनका कहना है कि अभी आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों को काफी आजादी है, वो अपने कोर्स खुद बनाते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आईआईटी को लगे कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस का नया कोर्स शुरू करना है तो वो बिना ज्यादा रुकावट के शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बिल के बाद ऊपर से निर्देश आने लगेंगे। एक खास बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है क्लॉज 49। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर पुराने कानून जैसे आईआईटी एक्ट और इस नए वीबीएसए बिल के बीच टकराव हुआ तो हमेशा नए बिल की बात मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आईआईटी कहे कि हम अपने तरीके से सिलेबस चलाएंगे और वीबीएसए कहे कि नहीं, आपको ये नियम मानना ही होगा, तो आखिरी फैसला वीबीएसए का ही चलेगा। यानी पुराने सिस्टम की ताकत कम हो सकती है। अब अगला बड़ा डर क्या है? शिक्षा में बाबूशाही बढ़ने का। अभी तक शिक्षा संस्थानों को ज्यादातर प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शिक्षा से जुड़े लोग चलाते हैं, लेकिन नए सिस्टम में नौकरशाही यानी आईएएस अधिकारी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति फाइल और प्रशासन समझता है, क्या वो क्लासरूम, रिसर्च और स्टूडेंट की असली जरूरत को समझ पाएगा? उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर को पता होता है कि लैब में कौन सा उपकरण चाहिए, स्टूडेंट को किस तरह की पढ़ाई चाहिए, लेकिन एक अधिकारी शायद पहले फाइल, नियम और बजट देखेगा। और यही चिंता बार बार सामने आ रही है। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, फंडिंग यानी कि पैसा। नई शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया था कि पैसा देने वाली व्यवस्था अलग होगी, लेकिन इस नए बिल में अभी तक साफ नहीं है कि फंडिंग आखिर कैसे होगी। अगर पैसा सीधे सरकार के हाथ से आएगा तो क्या संस्थान खुलकर अपनी बात रख पाएंगे? उदाहरण के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी सरकार की किसी नीति की आलोचना करती है तो क्या उसे उतना ही फंड मिलेगा जितना दूसरों को मिलता है? ये सवाल अभी भी बिना जवाब के है। अब एक और चौंकाने वाली बात, जो मौजूदा संस्थाएं हैं उनमें ही भारी कमी है। यूजीसी में करीब 67% पद खाली पड़े हैं। एआईसीटीई में करीब 63% पद खाली हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ऑफिस में 100 लोगों का काम है लेकिन वहां सिर्फ 35 से 40 लोग ही काम कर रहे हैं तो काम सही से कैसे चलेगा? यानी जो सिस्टम अभी है वो ही पूरी तरह से भरा नहीं है। तो सवाल यह है कि नया इतना बड़ा सिस्टम आखिर चलेगा कैसे? क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कोशिश है या सच में सुधार होगा इसके आने के बाद? अभी ये बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास है और मार्च 2026 तक भी कई जरूरी सवालों के जवाब साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर समझिए, सरकार कह रही है ये सुधार है और विपक्ष कह रहा है ये केंद्रीकरण है। सच्चाई क्या है यह भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शिक्षा की आज़ादी कम होती है, अगर फैसले जमीन से दूर बैठे लोग लेने लगते हैं और अगर फंडिंग राजनीति से जुड़ जाती है तो इसका असर सीधे छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। और अगर सही तरीके से लागू हुआ, पारदर्शिता आई और विशेषज्ञों की भागीदारी बनी रही तो ये एक बड़ा सुधार भी बन सकता है। बाकी आपके विचार क्या हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।